नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी नीतीश कुमार की। वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। लेकिन इनके अलावा कौन कौन मंत्री बनेगा, आज आपको इस बारे में डिटेल में हम बताएंगे। किस जाति से कौन से फेस को मंत्री पद की रेस में सबसे आगे दिखाया जा रहा है, यह भी आपको बताऊंगी। क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन हैं। हर जाति में 10 ऑप्शन है। मंत्री पद के लिए बीजेपी के पास पैरवी करने वालों की लंबी लिस्ट है। क्योंकि इस बार राजपूत जाति से 32 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और सबसे ज्यादा विधायक बनाने वाली राजपूत जाति को डिप्टी सीएम नहीं मिला है, तो कौन सा पावरफुल पोर्टफोलियो मिलेगा। चिराग पासवान की पार्टी को भी तो एडजस्ट करना है। 6 विधायक पर 1 मंत्री पद के हिसाब से एलजेपी के भी 2 से 3 मंत्री बनने हैं। मुकेश सहनी की पार्टी 0 हो गई है, तो किस निषाद नेता को मंत्री परिषद में जगह मिलेगी, आपको एक एक करके डिटेल बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त का अपडेट दे देती हूं। अब से बस 30 मिनट के बाद, यानी कि घड़ी में बजेंगे 3:30 और एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और इसमें एनडीए के 5 पार्टियों के सभी 202 विधायकों की मौजूदगी रहेगी। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी, सम्राट चौधरी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लगाई जाएगी। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने के लिए राजभवन जाएंगे, जहां वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण में हर जाति को तरजीह होगी। इससे पहले आज जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया। नीतीश के नाम पर तो मुहर लगनी ही थी, ये तो तय ही था। इधर बीजेपी विधायक दल की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर एक आवाज तो सुनाई दे रही थी कि जो पहले सरकार का स्वरूप था, कुछ वैसा ही स्वरूप फिर होगा। लेकिन जैसे विधायक दल की बैठक से खबर आई, नेता सम्राट चौधरी तो उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा का चुनाव हुआ। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सिन्हा उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिए गए। मतलब कि सरकार नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम और डिप्टी सीएम की तस्वीर स्पष्ट हो गई। नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का। अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को, जिसने इतनी बड़ी जनादेश हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। विकास के रफ्तार को बढ़ाने का जो जनादेश मिला है, अब सुशासन से समृद्धि के संकल्प को साकार करने का और विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वो कल दोबारा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और इस बार कुशवाहा समाज से 26 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। आप पूछेंगे वो कौन कौन से नाम हैं, तो लिस्ट पूरी इंडिया टीवी ने आपके लिए तैयार करके रखी है। नाम आपके सामने हैं, आप देखें। अगर बिहार में आबादी के लिहाज से बात करें तो यादव के बाद तीसरी सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो कुशवाहा है। बिहार में 4.2% कुशवाहा है। ऐसे में कुशवाहा से मंत्री पद की रेस में अब कौन कौन आगे है। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए हैं। पिछली बार की बात करें तो डॉक्टर सुनील कुमार को भी मंत्री बनाया गया था। ये देखिए नाम, ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्हें मौका मिलेगा।
पटना साहिब से जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले रत्नेश कुशवाहा भी इस रेस में शामिल है। नाम प्राणपुर से जीत दर्ज करने वाली निशा कुमारी का भी है। अब महिला वोटर्स की अगर आप तरजीह की बात करेंगे तो फिर निशा कुमारी को ये प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा अगर जेडीयू कोटे की बात करें तो भगवान सिंह कुशवाहा, ये देखिए नाम यहीं पर शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राम सेवक सिंह, अश्वमेध देवी, इसके अलावा सुधांशु शेखर, ये नाम है। अब अगर आप आरएलएम की बात करते हैं तो खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो इस बार जीत करके विधायक बनी है, स्नेहलता कुशवाहा, इनका नाम शामिल है। अगर आरएलएम से किसी को मंत्री बनाया जाता है तो स्नेहलता कुशवाहा एक वो नाम हो सकते हैं। पार्टी में रामेश्वर मेहता भी है, लेकिन अगर एलजेपी की बात करें तो कुशवाहा समाज से आने वाली विनीता मेहता भी कुशवाहा जाति से ही आती हैं। एलजेपी के सिंबल पर विधायक चुनकर वो भी विधानसभा में पहुंची हैं। तो ये वो नाम है जो मंत्री पद की रेस में दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ नाम पर तो आप भी कह सकते हैं स्नेहलता तो तय मानी जा रही है। एलजेपी से विनीता मेहता को क्या तरजीह मिलती है, एक ही सवाल जरूर है। अब आइए कुछ और नामों का हम जरा जिक्र कर लें। उससे पहले हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ है, नीतीश चंद्र पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले नीतीश आप ये बताएं, अभी जो इस वक्त इंडिया टीवी ने कुछ नाम दर्शकों के सामने रखे, इसमें से पहले बात कर लेते हैं स्नेहलता कुशवाहा की। क्या कुशवाहा समाज से एक और चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल होगा? जी हाँ, देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा और पहली बार चुनाव लड़ी हैं, जीत गई हैं। चुनाव के दौरान ये खबरें आपने सुनी होंगी कि अपने बेटे और पत्नी के लिए टिकट को लेकर किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे। तो अब जब पत्नी जीत गई है तो ऐसे में मंत्री भी जाहिर है पत्नी ही बनेगी। और ये माना जा रहा है कि यदि एक मंत्री इनके कोटे से मिलता है और पहले चरण में यदि एक इनकी पार्टी से भी कोई मंत्री बनेगा तो वो निश्चित रूप से स्नेहलता कुशवाहा होंगी। और चूंकि जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा जो हैं कुशवाहा जाति को प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी पार्टी के जरिए, जो कुशवाहा वोट बैंक है उस पर पकड़ का दावा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनकी कोशिश होगी कि एक कुशवाहा चेहरा भेजा जाए, और जब कुशवाहा भेजना ही हो तो क्यों ना परिवार से भेजा जाए। तो ये कोशिश जरूर होगी। और इसी तरह दूसरे घटक दल में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से यदि आप देखें, यदि एक नाम यदि पहली बार जाएगा तो वो संतोष कुमार सुमन का होगा, जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। हालांकि वो एमएलसी हैं लेकिन फिर भी वो मंत्री बनेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह एलजेपीआर से जिस नाम का जिक्र आप कर रही थी, उसके अलावा राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे कि कब उनको मौका अभी मिले। हम थोड़ा सा कास्ट वाइज बात करेंगे। करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम मंत्रिमंडल का स्वरूप देखते हैं देवेंद्र, तो उसमें कौन सी कास्ट को कितनी प्रेफरेंस दिखाई दे रही है। कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार भाई मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तो क्या जाति का कोई बैरियर, हम इस पर क्या डिस्कस करें। उसके अलावा अगर आप देखें सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आ रहे हैं, भूमिहार जाति से विजय सिन्हा आ जाते हैं। और फिर जब पूरे मंत्रिमंडल का स्वरूप हम देखते हैं तो बाकी पार्टियों में से भी आपको क्या उन जातियों को तरजीह देते हुए जगह देनी होगी? निश्चित तौर पे जो सोशल कंपोजिशन है और जिस प्रकार से चुनाव में टिकटों का जो वितरण किया जाता है, एक बार जब नतीजे आ गए तो जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें रिफ्लेक्शन भी वही नज़र आएगा कि आप एक तो ध्यान रखा जाएगा जातिगत समीकरण का, दूसरा ध्यान रखा जाएगा कि किस भौगोलिक क्षेत्र से कहाँ प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसा नहीं होगा कि एक भौगोलिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा नाम आ जाए या दूसरा भौगोलिक क्षेत्र एकदम से खाली हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो ओवरऑल मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आएगा वो ये रहेगा। बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी की ये कोशिश रहती है कि अगर ओबीसी चेहरे के साथ जाएँ तो फॉरवर्ड चेहरे के साथ भी जाएँ, जो कि उनका कोर वोटर रहता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जेडीयू के दल की अगर बात करें तो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से समझें तो ज़्यादा बड़ा फोकस ईबीसी पे रहता है, कम फोकस उसमें फॉरवर्ड चेहरे होते हैं, जैसे विजय चौधरी जैसे फॉरवर्ड चेहरे होंगे, लेकिन फोकस कम होगा, संख्या उनकी कम होगी, ईबीसी वालों की ज़्यादा होगी। चिराग पासवान की बात कर ले तो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली कि उनका ये कहना था कि उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद वो किसी एससी कोटे के किसी व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाएं, लेकिन एलजेपी से जो इंडिकेशन गया उसमें ये था कि जब चिराग पासवान खुद पार्टी के सुप्रीमो हैं तो किसी और चेहरे को आगे बढ़ा के उससे फ़ायदा होने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे कंडीशन में वो दूसरे वोट बैंक की तरफ जाना चाहेंगे। संभव है कि राजू तिवारी
विधायक दल का नेता चुना जी। गया है उनको ही आगे बढ़ाया जाए। तो ओवरऑल किसी भी दल के हिसाब से अगर आप देखें तो अपने कास्ट कंपोजिशन पे ही जाएंगे। इसलिए और हम कास्ट देवेंद्र कंपोजिशन क्या के साथ करते हैं भौगोलिक कि क्षेत्र BJP आप भी और नीतीश भी एक एक करके हम उन जातियों के कुछ चेहरों पर बात करेंगे और उसमें से किसके मंत्रिमंडल में शामिल होने की भूमिका दिख रही है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में चूंकि बिहार में मंत्रिमंडल गठन में इस बार जिस जाति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें राजपूत जाति का नाम भी ऊपर है। बिहार में राजपूत समाज से 32 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बीजेपी से 19 राजपूत विधायक बने हैं तो वहीं जेडीयू से 7 और चिराग पासवान की एलजेपी से 5 राजपूत विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो अब जरा इन पर भी एक बार चर्चा हो जाए। बीजेपी से नीरज सिंह बबलू हैं। अगर 6 विधायक पर एक मंत्री का अगर फॉर्मूला अपनाया जाए तो राजपूत समाज के 6 विधायक मंत्री बन सकते हैं। और बीजेपी की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तो इस रेस में नीरज सिंह बबलू का नाम है। श्रेयसी सिंह, राणा रणधीर सिंह, सुजीत कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह और त्रिविक्रम सिंह का नाम शामिल है। अब इनमें से कौन आगे जाता है, किसे तरजीह मिलती है, वो देखते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम जेडीयू की बात करते हैं तो लेशी सिंह, रणधीर सिंह, प्रमोद सिंह, कोमल सिंह, चेतन आनंद और राहुल सिंह, ये नाम सामने आते हैं। अब एलजेपी पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। एलजेपी में संजय सिंह, नितेश सिंह और सोनू सिंह, ये वो नाम हैं जो राजपूत समाज से आते हैं। जल्दी से हम नीतीश एक बार इस पर आपकी राय ले लें। अगर हम बीजेपी की बात करें तो इसमें से राजपूत समाज से आने वाले किस चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसमें जेडीयू में भी वो कौन सा चेहरा हो सकता है? हमारे साथ हैं स्नेहलता कुशवाहा। स्नेहलता जी, महिला वोटरों की बड़ी चर्चा रही पूरे चुनाव में, क्या कहेंगी? और आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए। चेहरे पर बड़ी हंसी है, मुस्कुराहट है, जीत की खुशी भी है, सरकार भी बन रही है, मंत्री बनाई जा सकती हैं। आगे देखिए क्या होता है, ये बात वो कह रही हैं। एक बार आप एक और जानकारी ले लें। नीतीश सरकार में राजपूत कोटे से बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू भी हैं और इस बार भी मंत्री पद की रेस में वो आगे चल रहे हैं। वो छातापुर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे। हमारे साथ है नीरज कुमार बबलू। ये बताइए कि ये जोड़ी जो है सम्राट और विजय वाली, ये फिर से रिपीट की गई, तो क्या कुछ हुआ मीटिंग में और कैसे घोषणा हुई? ये जबरदस्त जोड़ी है। जिस तरह से पार्टी नेतृत्व ने मौका दिया है फिर से बिहार को चलाने के लिए, पार्टी नेतृत्व का शुभकामना है, बधाई है उनको। और सम्राट जी मजबूती से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं, तो और आगे बिहार बढ़ेगा, इसकी शुभकामना। क्या वजह आपको लगती है कि उन्हीं चेहरों को रिपीट किया गया, कोई बदलाव नहीं किया? हम लोग नहीं तय करते, हमारे पार्टी नेतृत्व तय करते हैं। और जो पार्टी नेतृत्व ने तय किया है बहुत ही शानदार किया है, बहुत ही बेहतरीन किया। अब तो सबकी नजर है कि मंत्री कौन बनेगा। आप पिछली सरकार में थे, क्या उम्मीद है? ये पार्टी नेतृत्व तय करेंगे कि किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ बैठाना है। पार्टी नेतृत्व का जो भी होगा आदेश वो माना जाएगा। अच्छा, इस बार एक चीज देखने को मिली कि राजपूत समाज से जिससे आप आते हैं 32 विधायक चुने गए हैं नई विधानसभा में। बड़ी भूमिका है और पार्टी और मजबूत होगी इस वजह से। इसी अनुपात में प्रतिनिधित्व की उम्मीद भी होगी। ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेंगे कि क्या अनुपात होगा, लेकिन बड़ी संख्या में आए हैं तो बड़ी मजबूती मिलेगी पार्टी को। तो सब कुछ बीजेपी के आला नेताओं के ऊपर उन्होंने डाल दिया और ये बात सही है। जमुई से दूसरी बार जीतकर विधायक बनी श्रेयसी सिंह भी राजपूत समाज से आती हैं। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर चर्चा उनसे भी हुई। श्रेयसी सिंह को क्या महिला होने का फायदा मिल सकता है? उन्होंने क्या कहा, ये जवाब भी आप सुन लीजिए। पहले चेहरे थे वही रिपीट हुए हैं, क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि जोड़ी हिट थी, जो जोड़ी फिट थी, उन्हीं को पुनः नेता और उपनेता बनाया गया है। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दोनों को। आपको क्या लग रहा है कि जो चूंकि इन्हीं चेहरों के नाम पर जीत मिली तो इसलिए कोई बदलाव का रिस्क नहीं लिया? जब नीयत सही होती है, नेतृत्व सही होती है, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मंत्रिमंडल में तो अब उम्मीद होगी, चूंकि महिला वोटर की बड़ी चर्चा रही। देखिए, उम्मीद हो ना हो उसके ऊपर चर्चा ना करके जो नेतृत्व निर्णय रहेगा वही हम लोग उसके साथ रहेंगे। आपको लगता है महिलाओं को प्रतिनिधित्व अधिक मिले? जी, निश्चित रूप से। एनडीए से कुल 14 ब्राह्मण विधायक भी चुने गए हैं इस बार। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी से
11 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए और जेडीयू से 2 ब्राह्मण विधायक सदन में पहुंचे, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी से राजू तिवारी चुनाव जीते हैं। नीतीश सरकार में अब कितने ब्राह्मणों को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? क्या सिवान सीट से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को हराने वाले बीजेपी के मंगल पांडे को मंत्री बनाया जाएगा? नीतीश के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में झंझारपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीतने वाले बीजेपी के नीतीश मिश्रा को क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? वहीं एलजेपी के कोटे से राजू तिवारी का नाम आगे चल रहा है, चर्चा इन पर भी हो रही है, तो वो नाम इस वक्त आपके सामने है। ब्राह्मण चेहरों में से एक नाम आनंद मिश्रा का भी है। ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आए हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा से संबंधित हैं। बक्सर से बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। आनंद मिश्रा का कहना है कि उन्होंने जनसेवा के लिए आईपीएस की नौकरी को छोड़ा है। उन्होंने आईपीएस की नौकरी को छोड़ा तो क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? जनसुराज पार्टी में आप पहले थे, बीजेपी में आए, इससे पहले भी बीजेपी को लेकर कई चर्चाएं रही, टिकट नहीं मिला, लेकिन आखिरकार आप विधायक बन गए। नहीं, विधायक बनने के लिए नहीं निकला था बॉस। हाँ, आईपीएस का जब नौकरी छोड़ा था तो ये सोच के कि भाजपा के मन से हम जनसेवा में रहेंगे, तो ये स्ट्रगल मेरा 2 साल का था, जिसमें कि मैं इसी प्लेटफॉर्म के आने के लिए, भाजपा के प्लेटफॉर्म से आके जनसेवा में अपना प्रयास, अपना जो भी अपना सब देना चाह रहा था। तो फाइनली यहाँ पे मुझे एक अवसर मिला, दायित्व मिला है, जिसका निर्वहन अब जैसा करेंगे उससे फिर हमारी जो भी आइडेंटिटी बनेगी हमारे काम से बनेगी। जनसुराज छोड़ने का फैसला सही था, ये तो दिख गया। नहीं, देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर भटक रहे हैं आप, है ना। मैं कहता हूँ बार बार कि हमारा मुद्दा बिहार है, हमारा मुद्दा विकास है। मैं पहले भी पब्लिक सर्विस में था, हमेशा भी जब जनसुराज के संग जुड़ा भी था तो वो एक अच्छा विचार मंच था जो कि बेहतरीन बात कर रहा था बिहार के बारे में। राजनीतिक तौर पे सफल लोग होते हैं, राजनीतिक रास्ते अलग होते हैं, तो इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाया जाए, ये देखा जाए कि किसका प्रयास कितना सार्थक है। विधायक के तौर पर किससे इनकाउंटर होगा? गरीबी से, पिछड़ेपन से, विकास में जो भी बाधा डालेगा, जो भी सकारात्मक काम करने में रोक करेगा, जो भी सरकार की इतनी बेहतरीन नीतियों को जमीन में उतारने नहीं देगा, उन सबका इनकाउंटर होगा। हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले हम जरा राजपूत समाज से आने वाले उन चेहरों की बात करें तो नीतीश, एक श्रेयसी सिंह का नाम और एक नीरज सिंह बबलू, जिनसे आपने भी बातचीत की, उनका नाम क्या मंत्रिमंडल की लिस्ट में तय किया जा सकता है? ऐसी संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल इस बात की चर्चा है और राजपूत समाज का साथ भी काफ़ी मिला है एनडीए को। ऐसे भी एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है और इस बार कई नए चेहरे भी राजपूत समाज से आए हैं। श्रेयसी सिंह महिला भी हैं, राजपूत समाज से भी हैं, युवा भी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी मजबूत नज़र आता है। यही कारण है कि इस बार श्रेयसी सिंह की चर्चा है और दूसरी बार जीत कर आई हैं, तो इस नाते श्रेयसी सिंह की चर्चा है। दूसरी बात की नीरज बबलू, जो सुशांत राजपूत के चचेरे भाई लगते हैं, वो पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और जिस कोसी इलाके से आते हैं वहाँ उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी कई बार नए प्रयोग करती है तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि निचले स्तर पर जो है बहुत सारे नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। भले ही ऊपर हमें वो चेहरे रिपीट नज़र आ रहे हों, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो बिल्कुल पहले की तरह होगा। बहुत सारे नए चेहरे भी होंगे, खासतौर से युवा चेहरे होंगे, तो इसके जरिए एक नयापन दिखाने की भी कोशिश होगी। क्योंकि 20 साल से लगातार एक मंत्रिमंडल है, एक ही तरह के नाम है, तो हर नज़रिए से देखें तो इस बात की पूरी संभावना लग रही है कि एक नया मंत्रिमंडल, युवा मंत्रिमंडल दिखाई देगा। प्रधानमंत्री भी युवा और महिला की जो बात कह रहे हैं एमवाई के तौर पर, तो निश्चित रूप से ये एमवाई जो है वो नज़र आएगा मंत्रिमंडल में। तो जाहिर है अभी किसी को इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा है, जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात की उम्मीद है। जी जी, देवेंद्र, आप भी जानकारी दें कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, उसके बाद हमने कुशवाहा की चर्चा की, तो ऑल टुगेदर जो कैबिनेट का चेहरा होगा वो कैसा दिखाई देगा? इसमें कितने लोगों को तरजीह दी जाएगी और कौन सी जाति से कितने नुमाइंदे हो सकते हैं?
देखिए एग्जैक्ट संख्या तो अभी इस लिहाज से तय नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल कल शपथ लेगा ये छोटा होगा अपेक्षाकृत, छोटा इन द सेंस कि फुल स्ट्रेंथ वाला नहीं होगा, तो कई स्पेस जब खाली रखे जाएंगे तो ओवरऑल पिक्चर उसमें समझ में नहीं आती। लेकिन मोटे तौर पे एकदम से देखेंगे, जैसे जिन राजपूत कमेटी के नेताओं की आप बात कर रही हैं, 2 नेताओं के बारे में आपने बात की, तीसरा एक प्रमुख नाम रहेगा आरा से जीतने वाले संजय टाइगर, जो कि बहुत क्लीन छवि के नेता माने जाते हैं और अच्छे कार्यकर्ता बीजेपी के माने जाते हैं, वो नाम रहेगा। भूमिहार कमेटी के हिसाब से अगर बात कर लें तो 2 से 3 चेहरे निश्चित तौर पर रहेंगे, जिसमें से एक जीवेश मिश्रा, एक डिप्टी सीएम ऑलरेडी बन गए, तो 2 तो हो ही गए हैं, क्या तीसरा भी हो सकता है रजनीश कुमार या इस तरह कोई नाम, वो एक देखने वाली बात होगी। तो 2 से 3 ठाकुर, 2 से 3 भूमिहार ये तय है। मंगल पांडे अगर ब्राह्मण कमेटी से लें तो एक नाम तय है। दूसरा जो बक्सर का नाम आप बता रही थी, उनकी संभावना कम इस लिहाज से रहेगी कि उनको टिकट देना ही अपने आप में बड़ी बात थी, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को दरकिनार करके वहाँ पे इनको टिकट दिया। तो वैसे कंडीशन में जैसे बैकुंठपुर के ही जो विधायक जीते हुए हैं, दूसरी बार जीते हुए हैं, पार्टी के संगठन में, प्रदेश संगठन में रहे हुए हैं, तो उस कंडीशन में मिथिलेश तिवारी जैसे नाम, तो ऐसे कई सारे नाम जब पार्टी संगठन के सामने हो तो वहाँ पर नए चेहरों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा सकती। दूसरी चीज़, इनाम के बारे में एग्जैक्ट तय कर पाना इस लिहाज से मुश्किल होता है। ये सवाल ये मोतिहारी में प्रमोद को जो कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो उसी क्षेत्र से आने वाले राणा रणधीर सिंह जो कि ठाकुर कमेटी के हैं, चाहे कितना भी अच्छा कैंडिडेचर हो, वहाँ पर फिर उस नाम को शामिल करना मुश्किल होगा बनिस्बत दूसरे किसी भौगोलिक क्षेत्र के ठाकुर कमेटी के नाम को लिया जा सकता है। तो इस तरह का जो समीकरण है उस पर हमें बताया गया सोर्सेज के द्वारा कि अभी भी फाइनल मुहर नहीं लगा है। एक बार जब गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे और उसके बाद जब बैठक होगी तो उसमें फाइनल तय होगा कि अंतिम संरचना क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो जो कंपोजिशन आपको दिखेगा उसमें फॉरवर्ड चेहरे दिखेंगे, उसमें अति पिछड़ा चेहरे दिखेंगे। निषाद कमेटी को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसमें एक रमा निषाद और एक हरी साहनी, ये 2 प्रमुख नाम है, जिसमें हरी साहनी ज्यादा प्रमुख नाम है क्योंकि हार्डकोर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जी नीतीश सरकार में किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, इसे लेकर फॉर्मूला कुछ तो आपको समझ में आ ही गया है। 6 एमएलए पर 1 मंत्री का फॉर्मूला दिया गया है। इसी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू से जीतकर आने वाले विधायकों की अगर हम बात करें तो बीजेपी से चूंकि ज्यादा विधायक जीतकर आए हैं, इसलिए मंत्री के कोटे में भी एक संख्या अधिक 16 की आपको दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से अगर आप जेडीयू की बात करेंगे तो 85 विधायक जीत कर आए हैं, तो ये संख्या मंत्री के कोटे की 15 हो जाती है। आगे आप देखें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास, वहां से 19 विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में मंत्री का कोटा 3 का हो सकता है। एचएम की बात करें, जितिन राम मांझी की पार्टी 5 विधायक जीत कर आए, इस पर 1 मंत्री पद। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 विधायक जीत कर आए, 1 मंत्री पद, जिसमें यह कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री पद दिया जा सकता है। और अभी अभी ये तस्वीर सामने आ रही है, नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ निकलते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, सारी हलचल तो देखिए इस वक्त पटना में ही हो रही है, फिर चाहे विधायक दल की मीटिंग हो, आने वाले कुछ ही अगर कहें मिनटों में एनडीए के विधायक दल की अगर मीटिंग हो, और अभी अभी ये तस्वीर हम सामने देख रहे हैं, नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ, दल बल के साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल। एनडीए विधायक दल की जो बैठक है वो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में है और नीतीश कुमार यहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं, काफिला उनका निकल चुका है। और इस बैठक में जाहिर है जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं उनके सभी विधायक रहेंगे, और चूंकि बहुत बड़ी संख्या है तो ऐसे इसलिए इस बार जो है एक सेंट्रल हॉल को शायद चुना गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो नीतीश कुमार का आवास है 1 अन्य मार्ग, वहीं पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होती थी और उसके बाद वहीं पर जो घटक दल के तमाम दूसरे सहयोगी हैं वो वहाँ पहुँचते थे और फिर एनडीए की बैठक वहीं हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हो रही है, तो नीतीश कुमार इस बैठक में बस पहुँचने ही वाले हैं और इसके बाद जब ये बैठक शुरू होगी तो उसके बाद अंदर नीतीश कुमार जो है उस बैठक को संबोधित भी करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और जाहिर है औपचारिकता ही है कि एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया जाएगा, ये सबको मालूम है। और कल नीतीश कुमार, लेकिन कमाल की बात है ना नीतीश की किसी एक व्यक्ति का पद पर इतने लंबे अरसे तक बने रहना, फिर आप चाहे उसमें ये कह दें कि कभी आरजेडी के साथ मिलकर भी सरकार बनाने की नौबत आई, और जो नेचुरल अलायंस हमेशा से रही है, नेचुरल अलायंस पार्टनर जो हमेशा से रही है बीजेपी, उनके साथ मिलकर लगातार सत्ता में रहे, तो ये वाकई में कमाल की स्थिति है। और फिर भी
फिर भी अगर राज्य की जनता ये विश्वास करती है कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री होंगे, अगर एनडीए के घटक दल ये विश्वास करते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो वाकई में किसी भी पॉलिटिशियन की ये अपनी कमाई होती है कि ना चरित्र पर कोई दाग लगे, ना कभी उनके कार्यप्रणाली पर कोई दाग लगे। एनडीए के घटक दल भी उनके ऊपर कभी इस तरीके के आक्षेप और टिप्पणी नहीं लगा पाए और वो अपने पद पर निरंतर बने रहे। नीतीश वाकई में ये काबिलियत है और ये उन्होंने अर्जित किया है। जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है बिहार की राजनीति में, जाहिर है जिन पर कोई दाग नहीं है, एक लंबा सफ़र है, कोई आरोप नहीं लगा उन पर। फिर आप जातीय समीकरणों के लिहाज से भी कह लें तो एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के बिना अधूरा है। बीजेपी अकेले ये इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती कि हम बिहार में नीतीश कुमार के बिना यहाँ जीत हासिल कर सकते हैं। और यही कारण है कि ये शुरू से लग रहा था कि नीतीश कुमार का जो फैक्टर है वो चुनाव में भी दिखा है। जिस महिला वोट बैंक की सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस चुनाव में, यदि वो महिला वोट बैंक प्रभावित है तो नीतीश कुमार से प्रभावित है। एक तस्वीर पहले हम दिखा देते हैं। वो पहले सीढ़ियां चढ़े हैं विधानसभा की, फिर पलटकर उन्होंने देखा, हाथ जोड़कर फिर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और वो तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे कि नीतीश कुमार क्या स्वस्थ हैं, क्या नीतीश कुमार उतनी एनर्जी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं, और अब उतनी ही तेजी के साथ ऊपर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। सेहत के ऊपर टिप्पणी करना एक अलग विषय होता है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने आप को राजनीति में पूर्णतः सक्रिय रखना, पार्टी को मजबूत बनाना, एनडीए को भी मजबूत बनाना, ये एक और पहलू इनके पर्सनालिटी का जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी नीतीश, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी हाँ, नीतीश कुमार जाहिर है एक ऐसे फैक्टर हैं जो बिहार के चुनाव में तो दिखाई, और मैं ये कह रहा था कि 2005 से ही नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया, शुरुआती दिनों में जिस तरह से बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उसको दुरुस्त किया, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम वो समस्याएं थी। और उसके बाद आप देखिए अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखकर और जातियों को भी ध्यान में रखकर जो काम किया, अति पिछड़ी जातियों को जिस तरह से उन्होंने अपने साथ और मजबूती के साथ जोड़ कर रखा, क्योंकि लालू यादव से यही अति पिछड़ी जातियों का वो वोट बैंक था जिसको नीतीश कुमार ने छीना था, और इसी के जरिए वो सत्ता में आए थे। उसको आगे बरकरार रखने के लिए जो तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू की, जो अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया या तमाम जो दूसरी योजनाएं शुरू की, इसके बाद महिलाओं के ध्यान में रखकर जो उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसमें कि बालिकाओं को पोशाक देना, साइकिल योजना, और फिर लगातार वो सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ता रहा, जीविका दीदी की जो सोच उन्होंने सामने लाई, और उसके बाद शराबबंदी की घोषणा महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई, और फिर आखिरी हिस्से में आप देखें कि 10,000 की जो घोषणा हुई उसका बहुत असर हुआ। तो कोई एक योजना के असर नहीं है, नीतीश कुमार ने लगातार महिलाओं के लिए जो काम किए, ये उसका असर है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं। भले इनकी उम्र अधिक हो गई हो, भले ही उन पर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हों, लेकिन इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए आज भी जरूरी हैं, और उन पर लोगों का भरोसा है, खासतौर से महिलाओं को उन पर बहुत ज्यादा भरोसा है, और यही कारण है कि इतनी बड़ी और प्रचंड जीत जो है इस बार एनडीए को मिली है। बिल्कुल, देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार केवल जेडीयू के लिए जरूरी नहीं, केवल बिहार के लिए जरूरी नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए भी जरूरी है। इसलिए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि दो भाई हैं बिहार के, एक नरेंद्र और एक नीतीश, ये अपने आप में बताता है कि उनकी प्रासंगिकता क्या है। देवेंद्र, दोनों ही दलों को मीनाक्षी ये पता था, बीजेपी को भी पता था कि नीतीश कुमार बहुत बेहद ज़रूरी है, नीतीश कुमार को भी पता था कि बीजेपी बेहद ज़रूरी है, और नरेंद्र मोदी का चेहरा बेहद ज़रूरी है। इन दोनों ही दलों के नेताओं से आप पूरे चुनाव के दरमियान कभी भी इंटरेक्ट करें तो अभी बात को समझें तो ग्राउंड पे जो असर, वो असल असर बता रहे थे, वो इन दोनों नेताओं के करिश्मे को ही बता रहे थे। जैसे एक लाइन बड़ी कही जाती थी कि जेकर खबो ओकरे के देबो, मतलब जिसका खाएंगे उसी को, जो हमें खिला रहा है उसी को वोट देंगे। अब आप समझ सकती हैं कि जी जी जी, बात पूरी करें देवेंद्र जी। तो अब उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की भावना हो नरेंद्र मोदी को लेके तो वो कितना अहम फैक्टर था। नीतीश कुमार का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड वुमेन वोटर में लगातार रहा ही है, और इस बार के नतीजे को अगर मीनाक्षी देखें, एक लाइन में समझना हो तो सिर्फ और सिर्फ महिला वोटर हैं जिसने दोनों ही गठबंधन के बीच में इतना बड़ा फर्क क्रिएट किया। अन्यथा अगर सिर्फ पुरुष वोटर का चुनाव होता
तो तस्वीर इस रूप में नहीं नजर आती, बहुत क्लोज इलेक्शन नजर आता। लेकिन महिला वोटर्स ने जिस प्रकार से एक तरह से समर्थन दिया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को, तो समझा जा सकता है कि कैसे दोनों दलों ने जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया था, जनता ने उसी रूप में रिवॉर्ड भी दिया है। और अब निश्चित तौर पे एक बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि इतने बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आई ऐसी मैंडेट वाली सरकार किस प्रकार का मंत्रिमंडल का गठन करती है, ताकि आगे आने वाले दिनों में जनता के भीतर वो दिखे कि जिस मकसद से उन्होंने वोट किया वो पूरा हो रहा है। क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जनता ने थोक में वोट दिया, लेकिन अपेक्षाएं भी उनकी वैसी ही हैं। वो ये अलग बात है कि वो अपेक्षा वो नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही कर रहे थे। किसी भी अगर आप बिहार के मतदाता से बात करें तो अगर हार्डकोर वो महागठबंधन का सपोर्टर नहीं है, अगर वो न्यूट्रल वोटर है, तो उसकी उम्मीद जो नजर आती थी वो ऐसा लगता था कि आखिरकार जाके नीतीश कुमार पे टिक जाती है, और जो नतीजे में भी परिलक्षित हुआ। जी, महिला वोटर्स की बिल्कुल देवेंद्र आपने जो बात कही वो उसी से आपको अंतर समझ में आएगा कि जब बीजेपी की या जेडीयू की रैली, नीतीश कुमार की रैली हो रही है, तो उसमें कितनी महिला जो मतदाता हैं वो उस रैली में दिखाई दे रही हैं, या तेजस्वी की जब रैली हो रही है तो उसमें कितनी महिला मतदाता दिखाई दे रही हैं। एक आकलन ये खुद बिहार की जनता भी कर सकती है। हम बात मंत्रिमंडल की एक बार फिर से कर लेते हैं। बिहार में इस बार कुल 24 भूमिहार विधायक बने हैं। इसमें एनडीए से 22 जीते हैं, बीजेपी से 11 भूमिहारों ने विजय हासिल की, तो वहीं जेडीयू से 8 भूमिहार विधायक बने हैं। अब आप देखें, चिराग की पार्टी से एक भूमिहार नेता चुनकर विधानसभा पहुंचा है। बीजेपी ने अपने कोटे से विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बना ही दिया है। तो वहीं दूसरा बड़ा नाम रजनीश कुमार का बताया जा रहा है। ये भी भूमिहार जाति से आते हैं। लेफ्ट के गढ़ में इन्होंने जीत हासिल की है। मिथिला रीजन में रजनीश कुमार का दबदबा है। इसके अलावा अगर आप बात करें विजय कुमार चौधरी की, मिथिला रीजन में विजय कुमार चौधरी का दबदबा है। नीतीश कुमार के भरोसेमंद है। अभी तस्वीरों में भी आपने देखा विजय कुमार चौधरी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जेडीयू के सीनियर लीडर भी हैं। नीतीश सरकार में कई बड़े मंत्रालय विजय कुमार चौधरी संभाल चुके हैं। बेगूसराय के तेघड़ा सीट से जीते रजनीश कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर चर्चा है, लेकिन रजनीश कुमार का कहना है कि अभी उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं। बीजेपी विधायक ने कहा कि जब पार्टी नामों पर चर्चा करेगी तो पूरे संतुलन का ख्याल रखेगी। ये फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है, लेकिन आपके नाम की भी चर्चा हो रही है कि रजनीश कुमार इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आपके पास क्या जानकारी? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी काम किया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि ये सब शीर्ष नेतृत्व और हमारा नेतृत्व वर्ग है, और अभी जो चयन हुआ है हमारे विधानमंडल दल के नेता और उपनेता का, तो इसके बाद ये लोग तय करेंगे, और तय जो भी करेंगे वो अच्छा तय करेंगे, ताकि बिहार का विकास हो। एनडीए की सरकार के प्रति बिहार की जनता ने जो भरोसा जताया है वो काम आगे बढ़े, इसलिए ये सब समय पर तय होगा, और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और बिहार का जो नेतृत्व अभी तय हुआ है ये मिल बैठ करके तय करेंगे। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का ध्यान मंत्रिमंडल के गठन में रखा जाता है, तो उस लिहाज से यदि आप देखें तो उसमें भी आप फिट बैठते? नहीं, देखिए ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं, ये सब चीज़ें पार्टी के और हमारे गठबंधन के ध्यान में है। किसी के बारे में कुछ बताना या कहना, उससे ज़्यादा नेतृत्व को पता रहता है कि किस तरह के संतुलन बिठाने हैं, कैसे सरकार आगे चलानी है। तो इन सारे विषयों का ध्यान पार्टी को है, और पार्टी उचित समय में उचित फैसला करेगी। महिला और युवा को लेकर इस चुनाव में बड़ी चर्चा रही, चूंकि जीत में बड़ी भूमिका रही, तो आपको लगता है कि महिला और युवा का प्रतिनिधित्व भी इस बार अच्छा देखने को? बिल्कुल दिखेगा। आप देखिए जो नए विधायक, नवनिर्वाचित विधायक जो जीत करके आए हैं, उसमें कई युवा चेहरे हैं, और संगठन के लोग जीत करके आए हैं, युवा चेहरे हैं, महिलाओं की भी संख्या ठीक है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती रही है। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं, पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। रोहिणी आचार्य के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। आरजेडी दफ्तर के बाहर संजय यादव के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ है। संजय यादव का पुतला लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे। लालू यादव के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे सहयोगी कुमार राजेश इस वक्त पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, संजय यादव का पुतला फूका जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, और लालू यादव के घर के बाहर भी संजय यादव के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या तस्वीरें, क्या जानकारी?
बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से हम ऐसे प्रोटेस्ट देख रहे हैं मीनाक्षी, जब से रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा है और संजय यादव और रमीज को के बारे में खुलासा किया है, बताया है कि किस तरीके से वो परिवार और पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद से आरजेडी के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। इस वक्त मैं पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर था। यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही संजय यादव का पुतला फूका गया। यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही सुनील सिंह जो एमएलसी है, इन दोनों का पुतला फूका गया। हालांकि अभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया, लेकिन जितने प्रदर्शनकारियों से मेरी बात हुई सबका यही कहना है कि संजय यादव ही जिम्मेदार हैं। जो आरजेडी की स्थिति हुई है इन चुनाव में, उसके पीछे संजय यादव ही जिम्मेदार हैं। और साथ ही रोहिणी आचार्य को जिस तरीके से घर से निकाला गया, उसके लिए भी जो प्रदर्शनकारी थे वो संजय यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए यहाँ पे लगातार नारेबाजी करते रहे। उन्होंने पुतला फूका। हालांकि पुलिस ने अभी पुतले को यहाँ पर पानी डाल के बुझा दिया और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटा दिया है। लेकिन उनका साफ कहना था प्रदर्शनकारियों का कि वो सारण जिले से आए हैं, यानी कि रोहिणी आचार्य के वो समर्थक हैं। रोहिणी आचार्य को जिस तरीके से घर से निकाला गया उससे वो आहत हैं। और जिस तरीके से उनका यह भी कहना था कि आम कार्यकर्ता जब तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश करता है तब संजय यादव बीच में दीवार बनकर खड़े होते हैं। संजय यादव को पार करने के बाद ही कोई कार्यकर्ता तेजस्वी यादव तक पहुंच पाता है और इस वजह से इनका गुस्सा था और गुस्सा फूटा है। यहाँ पे एक समर्थक अभी भी हैं, यहाँ पे मुझसे पूछते हैं। हाँ बताइए। आज तक उससे भी पूछिए, हमसे पूछिए, रोहिणी दीदी से व्यक्तिगत तौर पर हम लोग के कोई बात नहीं है इस मामले में। और हम ये चीज आज से नहीं, ये विरोध बहुत पहले होता, लेकिन हमने चूंकि ये चुनाव के चलते रुके हुए थे, इसलिए पुतला फूके कि संजय यादव को ही हमारे पार्टी पर वो हमारे नेता हमारे पार्टी को हाईजैक कर लिए और वो अपने द्वारा बनाए सिस्टम और कंपनी को माध्यम से हमारे पार्टी हमारे नीतियों को संचालन कर रहे हैं, हमारे नेता को संचालन कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। लालू यादव, तेजस्वी यादव को विरोध तो नहीं है ना? नहीं विरोध लालू यादव का है। ये आम पार्टी, ये आम कार्यकर्ताओं का गुस्सा है और वाकई में ये सोचने विषय है कि क्या ऐसा हो गया कि ना सत्ता मिली ना परिवार इंटैक्ट रहा। ये तमाम सवाल हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए की जहां पर अब से थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। नीतीश कुमार इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में आप अन्य नेताओं को भी यहां पर देखेंगे। एनडीए से 32 अति पिछड़े वर्ग से भी विधायक जीत कर आए हैं। बात इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की भी कर लेते हैं। इसमें बीजेपी से 16 और जेडीयू से 15 विधायक जीत कर आए हैं। एबीसी कोटे से मंत्रियों के रेस में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी का भी नाम है। नौनिया जाति से आप आती हैं और बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम के पद पर वो रही। तो वहीं जेडीयू से दामोदर राउत का भी नाम है। अगला नाम जरा आप सामने रखें। दामोदर राउत धानुक जाति से आते हैं। भागलपुर रीजन में आपका दबदबा है। जमुई के झाझा से 6ठी बार जीत कर आए हैं दामोदर रावत। तो क्या इन्हें भी तरफी दी जा सकती है? सवाल ये। बिहार में इस बार चंपारण में एनडीए की जबरदस्त जीत हुई है और 15 जिले ऐसे हैं जहां महागठबंधन का खाता नहीं खुला। इसमें चंपारण से कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे, इससे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से हमने बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। संजय जी क्या कहेंगे, फिर से वही जोड़ी रिपीट हुई, क्या कहेंगे? 1.5 वर्षों से जिस प्रकार के कार्य हो रहे थे एनडीए में, जिस प्रकार से एक इतने बड़े बहुमत मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उसके कारण इतना बड़ा हमें बहुमत मिला है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से पुनः माननीय सम्राट जी और विजय जी बने। सभी विधायकों ने एक मत होकर दोनों का। आप चंपारण से आते हैं, वहाँ बहुत बड़ी जीत मिली है एनडीए को एक बार फिर से। तो चंपारण का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, ये सब भी कुछ जानकारी मिली हो? बेतिया में आखिरी सभा हुई थी प्रधानमंत्री जी की और बेतिया की सभा में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं अब अगली बार शपथ ग्रहण समारोह में ही बिहार आऊंगा और कल वह आ रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। उनकी ही मेहनत के कारण आज हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते। बड़ी तैयारी है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर काफी संख्या में शायद लोग आने वाले हैं। बिल्कुल, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में वादा किया था कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा और वो वादा निभा रहे हैं। तो उनके आने से जनता इतनी उत्साहित है
कि कल एक रिकॉर्ड संख्या में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ में आएंगे।